मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सवाल मुख्यमंत्री को लेकर हो रहा है। कौन बनेगा आखिर मध्य प्रदेश का सीएम? इसकी तस्वीर अभी तक धुंधली है, बीजेपी ने साफ नहीं की। संकेत हालांकि इस बात के मिल रहे हैं कि इस बार भी सत्ता की कमान हो सकता है शिवराज सिंह चौहान ही संभालें, लेकिन चेहरे एक नहीं, चेहरे कई हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है सीएम के रूप में शिवराज सिंह चौहान की वापसी के लिए, लेकिन सीएम पद की रेस में 7 और दावेदार हैं। कौन कौन हैं ये लोग और कौन बनेगा आखिर मध्य प्रदेश का सीएम? पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। सवाल उठ रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या सीएम के सिंहासन पर और कोई बैठेगा। पहले ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए दावेदार कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर खुद शिवराज सिंह चौहान है, दूसरे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय, चौथे नंबर पर प्रहलाद पटेल का नाम भी शामिल है। पहले समझिए शिवराज सिंह को सीएम क्यों बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम है, बुधनी विधानसभा से लगातार जीत हासिल की। 1990 के बाद से शिवराज कभी हारे नहीं। जनता को शिवराज सिंह चौहान बेहद पसंद है, विशेषकर महिलाएं शिवराज सिंह चौहान से काफी प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की हैं। दूसरे नंबर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव प्रसार समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। उन्होंने मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर को एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय है। मालवा निमाड़ के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की कठिन सीट से जीतकर खुद को साबित किया है। मालवा निमाड़ में विजयवर्गीय इकलौते ऐसे भाजपा नेता हैं जो अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से खुद को सीएम पद का दावेदार कई बार बता चुके हैं। सीएम पद के लिए चौथा नाम प्रहलाद पटेल का है। ओबीसी वर्ग से आने के कारण प्रहलाद पटेल का दावा मजबूत होता दिख रहा है। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल को किसी गुट का नेता नहीं माना जाता है। वो अच्छे वक्ता के साथ दिल्ली नेतृत्व के भी काफी करीबी हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व सीएम शिवराज को रिपीट नहीं करता तो प्रहलाद पटेल की लॉटरी लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सस्पेंस ऑन है, कौन बनेगा सीएम, इस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी जुड़ चुकी हैं। नीरजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकु श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। अकु सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरजा मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही और बड़ा सिंपल सा है। क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मैंडेट दिलाया, पहले तो यही बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने मैंडेट दिलाया या ये सेंट्रल लीडरशिप का कमाल रहा, ताकि थोड़ा सा स्थिति साफ हो पाए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है बीजेपी के मन में? देखिए, शुरू में तो शिवराज चौहान को वो भाव नहीं दिया गया था पार्टी के कैंपेन के अंदर, जो कि टुवर्ड्स द एंड दिया गया, क्योंकि लाडली बहना योजना का जो अपील थी और जो रिस्पांस था महिलाओं के बीच में, वो एक फैक्टर जरूर था इस बार चुनाव जीतने का। तो हाईकमान को लगा कि शायद ये उल्टा ना पड़ जाए, उनको इग्नोर करना या थोड़ा साइड लाइन करना। तो अब जीत किसकी है? कोई भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं था किसी भी स्टेट में भाजपा के द्वारा। नरेंद्र मोदी की शख्सियत थी और उन्होंने ये रिस्क पार्टी ने लिया था। और कद्दावर नेता थे तीनों स्टेट्स में, शिवराज चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब शिवराज चौहान 4 टर्म्स के बाद दोबारा जीत के आते हैं सीएम के रूप में। सीएम सीएम होते हुए उन्होंने लीड किया कैंपेन को। हालांकि दिल्ली से भी पूरा कैंपेन मैनेज हुआ, उसमें दो राय नहीं है, ज्यादा दिल्ली से ही हुआ, ये भी सच है। तो क्या आप उनको इग्नोर कर पाएंगे? लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए। इग्नोर करेंगे तो क्या गलत संदेश जाएगा उनके बीच में जो उनके सपोर्टर्स हैं महिलाओं की तरह? और अगर आप शिवराज चौहान को बनाते हैं, और ये तो नोन है कि हाईकमान नई लीडरशिप अब लाना चाहता है तीनों स्टेट्स में, तो
टाइमिंग की बात होगी। अगर आप लाते हैं तो आप ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी वजह से जीत हुई है, और लाते हैं तो फिर अगर हटाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के बाद तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत पेचीदा सवाल है जिसपे Absolutely. हाईकमान क्या करेगा दिल्ली में, वो देखने लायक चीज होगी। और वही चीज बाकी 2 स्टेट्स में भी लागू होती है, वही आर्ग्यूमेंट्स। एब्सोल्युटली। अक्कू सर, आप लोगों के बातचीत में क्या समझ में आ रहा है, किसका नाम चल रहा है, कौन हो सकता है सर फेवरेट? अक्कू सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ बताएं, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, मध्य प्रदेश में किसका नाम चल रहा है सर? देखिए, मध्य प्रदेश में नाम किसका चल रहा है, नीरजा जी सब बता चुकी हैं आपको कि वो नाम चल चुका, बल्कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया जा चुका है। तो नाम में क्या रखा है, लेकिन काम में बहुत कुछ रखा है। और काम निश्चित रूप से आप क्रम देखिएगा, शिवराज सिंह चौहान 3 टर्म पहले बनते हैं, चौथे टर्म में 1.25 साल के लिए उनको नई कुर्सी मिलती है, कांग्रेस के कमलनाथ को मिल जाती है, और फिर वो शिवराज सिंह चौहान बन जाते हैं। तो अब एक जो सामान्य तौर पर एक माना जा रहा था बड़ा फटीक है उनके खिलाफ में, और वो लोगों की नाराजगी होगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी, मैं खुद गया और मैंने खुद देखा और मुझे बहुत नहीं दिखी। बल्कि कई बार पत्रकार मित्रों के बीच में जब भी चैनलों के साथ में बातचीत होती थी और जब मैं ये बात कहता था तो बल्कि उड़ाना भी होती थी। और एक वरिष्ठ मित्र ने तो कहा कि अगर शिवराज भी जीत जाएंगे, एमपी भी जीत जाएगी, तो भाजपा जो है 24 में 350 पार हो जाएगी। ले तो अतिरंजना हो सकती है, लेकिन ये सही है कि वहाँ पर आपको शिवराज सिंह के खिलाफ बोलने वाले पार्टी के लोग मिल जाएंगे, आपको इधर उधर मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी जिसको सीधा फायदा पहुंचा है, रेहड़ी वाला, महिलाएं, आदिवासी, वो जो है वो उसके खिलाफ बोलने को, मुझे तो कम से कम 4 दिन में एक आदमी मिला था, सिर्फ 4 दिन में 20-25 लोगों से बात करने के बाद। और ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ उन इलाकों में गया हूं जहां भाजपा का ज़्यादा प्रभुत्व रहा हो, खैर ये एक अलग बात है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी कहाँ गई, अब इसको समझने की जरूरत है। वो एंटी इनकम्बेंसी कमलनाथ खा गए। हुआ क्या, 1.25 साल में कमलनाथ के शासन के दौरान जो शिवराज की स्कीमें चल रही थी वो उसके खिलाफ में वो उन्होंने वापस कर दी, ख़त्म कर दी। और उससे क्या हुआ, बल्कि कमलनाथ के खिलाफ ज़्यादा हो गया, जिसको हम पत्रकारों ने अभी अनदेखा किया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में शिवराज 18 साल के चल रहे थे, और इस बीच में शिवराज ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उन्होंने अपना काम जारी रखा, चाहे कहीं से किसी से सहयोग मिला हो ना मिला हो, कुछ जलालत भी झेली थोड़ी बहुत, और उसके बाद भी अपना एक संघर्ष जारी रखा एक कार्यकर्ता के तौर पर, और उसका लाभ संभवतः उन्हें मिलेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। वो बात दूसरी कि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय हैं जो कहते कह रहे था राजस्थान में हम कैसे जीत गए, छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गए, वहाँ तो कोई लाडली योजना नहीं थी। तो ये एक अलग किस्म का है, तो एक कश्मकश शुरू हो चुकी है। सर, बट अक्कू सर, जो शुरू में कहा जा रहा था कि भाई केंद्रीय नेतृत्व बड़ा नाराज है उनसे, ये भी कहा जा रहा था कि कोई पूछ नहीं रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, शिवराज सिंह चौहान अपना ही मॉडल ऑफ गवर्नेंस चला रहे हैं, जो एक स्ट्राइकिंग हिंदुत्व चाहती थी बीजेपी, शायद उसमें भी वो एक लिबरल फेस के रूप में उभर रहे थे। तो वो ऐसा कहा जा रहा था कि इसीलिए शायद वो आलाकमान को पसंद नहीं है। लेकिन अब ये जो जीत आई है, क्या इस जीत ने रिकंसीडर करने पर मजबूर किया है आलाकमान को, या एक ऑब्वियस सी चॉइस है शिवराज सिंह चौहान, उनकी राह में कोई अब सेंटर चौंकाने वाला नाम नहीं आएगा? जीत उनको मजबूर क्या किया, मजबूर तो उनको 2 महीने पहले कर लिया गया। मान लिया गया कि शिवराज ही एकमात्र रास्ता है। क्यों? क्योंकि एक पिछड़ा है, एक महिलाओं का भयंकर वोट बैंक उनके साथ है, और पिछड़े का वो जो जाति जनगणना का खेल शुरू हुआ बिहार में, तो उसकी कार्ड भारतीय जनता पार्टी को
मध्य प्रदेश में वो चेहरा होने की वजह से मिल गई। तो इसलिए मुझे लगता है फिर छूट दी गई, और हम लोग जितनी माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि जितनी अटकलें होती हैं जी, वो उससे अलग वो राजनीति चलती है। राजनीति में और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि हम सब लोगों को बहुत कुछ पता लग पाता। हम अपनी पुरानी स्टाइल से काम करते हैं और उसमें हम ये मानने लगते हैं कहीं ऐसा हुआ नहीं हुआ। हाँ जी। एक बार प्रधानमंत्री ने उनका नाम नहीं लिया तो उससे ये माना गया कि प्रधानमंत्री बहुत खफा हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक साथ क्रम चल रहा था, और डिफ्यूजमेंट का प्रोसेस जो था वो एक कम करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए जो लोगों की प्रतिक्रियात्मक होती है उसका एक प्रोसेस शुरू किया गया, और उसके तहत जानबूझ के जो कुछ गुस्सा था, ऐसा नहीं कि वहाँ गड़बड़ियाँ नहीं हुई थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मंदिर की मूर्तियाँ गिरी, कुछ योजनाओं को लेकर के सवाल उठाए गए, पर्चों को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन धीरे धीरे वो जो एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजमेंट का, जो पिन करने वाला प्रोसेस होता है, वो ठंडा किया गया। और फिर एक चेहरे के तौर पर एक जो शिवराज के साथ सबसे अच्छी बात है, बहुत प्लीजेंट है, हर एक से बहुत प्यार से मिलते हैं, आपको 5 मिनट भी मिलेंगे तो बहुत झुक करके मिलेंगे, आपसे मिल कहते भी हो। आज की तस्वीर जो राजनीतिक तस्वीर है जिसमें अपने कमलनाथ उनसे मिलने गए हैं, तो उसी श्रद्धा के साथ में, उसी बढ़िया तरीके काफी से सुलभ बाहर माने आए, जाते हैं आम रास्ता जनता के दिया। लिए भी, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी, न सिर्फ उनकी पार्टी के, दूसरी पार्टियों के लिए भी। लेकिन नीरजा मैम, ये सवाल इसलिए बार बार आ रहा है, एक तो जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे संकेत थे जो इस तरह से रीड किए जा रहे थे कि शायद उनसे आलाकमान खुश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का सीएम सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है बीजेपी का, कि अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति को बना देना जो किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो, जो ज़्यादा लॉयल लगता हो या लॉयल्टी दिखाई हो, जिसने शिवराज सिंह चौहान के लिए बार बार कहा जाता था कि पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, थोड़ा सा टसल पुरानी पीढ़ी, संरक्षक मंडल, ये सब हम जानते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को चूज ना करने के बहाने बाजार हैं, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है इस बार कि शिवराज सिंह चौहान को हटाकर अगर कोई नया फेस आए, तो फिर वो फेस कौन सा आए और कितनी संभावना, मतलब इन परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं तो शिवराज के रिटेन होने की परसेंटेज क्या होगी और एक नए आदमी के आने की परसेंटेज क्या हो सकती है मैम? देखिए, जो आप जिस चीज से आपने शुरुआत की कि चर्चा में बहुत नाम है और उसके प्लस क्या है, माइनसेस क्या है। चर्चा में नाम होने का मतलब ही कुछ नहीं है। ये तो जो हाई कमांड के मन में है वही सामने आएगा, और हाई कमांड जो स्टाइल है वो तो हम जानते हैं, लास्ट मिनट सरप्राइज, सस्पेंस, ये सब होगा। पत्रकार तो अब स्पेक्युलेट भी नहीं करते हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो शिवराज चौहान को कंटिन्यू करना चाहिए, अनुभवी हैं, 4 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वोटर फटीग नहीं है, लाडली बहना योजना से महिलाएं और मुड़ी हैं। और ये तो मध्य प्रदेश में तो माना जा रहा था टक्कर तो होने ही वाली है, नहीं ये नहीं माना जा रहा था कि स्वीप होगी भाजपा की इतने समय के बाद पावर में रहने के लिए। सो कायदे से तो रखना ही चाहिए, और कायदे से रमन सिंह को भी रखना चाहिए। राजस्थान में कर सकते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया साइडलाइन में थी और हो सकता है उनको नहीं लाना चाहे, लेकिन हाई कमांड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? नंबर 1, लोकसभा इलेक्शन जीतना, और उस चीज पे आंच नहीं आए किसी तरह से भी, वो हाई कमांड चाहेगा। अब उसमें नरेंद्र मोदी जो भी खामियां उसकी भरपाई कर पाएंगे, जैसे कि स्टेट इलेक्शन में किया, नेशनल इलेक्शन में तो और भी भरपाई कर पाएंगे। मान लीजिए कुछ स्टेट्स हार जाते तो भी हम लोग तो कह रहे थे कि सेमीफाइनल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि 2019 में स्टेट्स हार के भी वो उन्हीं स्टेट्स में, राजस्थान में 25/25 लोकसभा सीटें जीती। अब स्टेट्स जीत गए हैं, जीतने के बावजूद तो और भी बेहतर स्थिति होनी चाहिए। और सो क्या उनके मन में होगा? नई लीडरशिप को लाना, उसको ग्रूम करना आगे के लिए, भविष्य के लिए, जो नरेंद्र मोदी की अपनी टीम हो, या फिर सेफ प्ले करना, ये देखने लायक होगा। एब्सोल्युटली। मैं फटाफट से छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, फिर उस पर छत्तीसगढ़ पे चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नाम है? रमन सिंह एक
बीजेपी के खेमे के हिसाब से सबसे पहले उभर कर आते हुए चेहरा है, लेकिन सिर्फ रमन सिंह ही नहीं है इस बार। फटाफट से छोटी सी स्टोरी देखिए, फिर छत्तीसगढ़ पे चर्चा करते हैं दोनों मेहमानों के साथ। छत्तीसगढ़ में 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमन सिंह को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, इसका फैसला होना बाकी है। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में सबसे पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का ही है, वहीं दूसरे नंबर पर अरुण साव है। यही नहीं, कुछ और नाम भी हैं जो सीएम पद की रेस में शामिल हैं। उनमें विजय बघेल, सरोज पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, ओपी चौधरी शामिल हैं। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव का नाम सबसे ऊपर है। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक 15 साल लंबी सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह सबसे पहले दावेदार बताए जा रहे हैं, जबकि अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सूबे में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने काफी मेहनत की है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को मुख्यमंत्री बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ एक बड़ा ही सबको अचंभे में डालने वाला प्रदेश रहा। एक ऐसा प्रदेश जहां पर गृह मंत्री अमित शाह खुद कमान संभालते हैं। एक ऐसा प्रदेश जहां पर कोई चेहरा, हालांकि चेहरा कहीं भी नहीं क्या था सीएम का, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपके पास चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। उस पद पर नियुक्ति ही नहीं हुई। आपको सेंट्रल लीडरशिप को, अमित शाह को सीधा कमान हाथ में लेना पड़ा। ऐसी जगह पर सीएम चुनना, सर आपको लगता है कि कोई रेगुलर फेस डॉक्टर रमन सिंह की तरह या कोई नया सरप्राइज? देखिए, मेरा मानना यह है कि वहाँ रमन सिंह अब चुके हुए नेता हैं। रमन सिंह का हम सब जानते हैं कि 3 बार जब मुख्यमंत्री बन चुके, उसके बाद 4 साल वो को भवन में रहे या मतलब उम्र का उन पे वो रहा असर रहा, वो बिल्कुल नहीं दिखे, पब्लिक में भी नहीं दिखे, पार्टी की एक्टिविटीज़ में नहीं दिखे। और हारने के बाद जब इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो रमन सिंह उसमें एक्टिव नहीं रहे। शिवराज जरूर उस समय एक्टिव रहे थे और वसुंधरा भी नहीं रही थी, लेकिन वसुंधरा का एक आभा मंडल एक बड़ा है और उनके पास दिखाने के लिए, करने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरे पास काफ़ी नेता हैं। छत्तीसगढ़ क्योंकि छोटी विधानसभा है, वहाँ पार्टी पर आधारित है। ज़्यादातर कार्यकर्ता भाजपा पार्टी से ज़्यादा वहाँ संघ का काम है और संघ के जब काम का आता है आदिवासियों से मिलने जुलने, उनके लिए काम करने, उनके लिए योजना बनाने, और वो जो पार्टी ने फिर महतारी योजना जो बनाई उस सब पे काम करने का। और महतारी योजना कहाँ से आई थी? वो मध्य प्रदेश की लाडली योजना की तरीके से थी। और वो उस मामले में अरुण साव ने जो काम किया पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष होते हुए, ये ध्यान रखना चाहिए कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पार्टी अध्यक्ष थे और उन्होंने भी खूब मेहनत की थी। उसी तरीके से उनको काउंटर करने के लिए अरुण साव आए, और अरुण साव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जिस जाति और जिस तरह से आते हैं उसको एक पिछले कई वर्षों से ये हमेशा रहा कि हमको कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगता है सबसे आगे नाम उन्हीं का होगा। रमन सिंह पे शायद अब कोई ऐसी बहुत हाला कमान में भी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। हो जाए तो सबकी लॉटरी निकल सकती है, उसमें क्या है, लेकिन मेरा मानना यही है। ठीक है सर, अरुण साहब आपको पार्टी को इस समय उन्हीं को जानेंगे, बिल्कुल उनका जो संगठन का बहुत एक्टिव आदमी चाहिए, एक्टिव आदमी चाहिए। लेकिन नीरजा मैम, फिर जो आपने एक सवाल उठाया था, अब देखिए लग्जरी ये नहीं है बीजेपी के सामने कि वो किसी भी नाम को रख दें। ऑब्वियसली पोजीशन ऐसी है सेंट्रल लीडरशिप की कि किसी को भी उठाएंगे, बोलेंगे ये सीएम है तो वो हो भी जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जोखिम कितना ले पाएगी। 3 से 4 महीने हैं 24 के चुनाव में, नई लीडरशिप पे दांव लगाना, फिर वो अगर कहीं ठीक ठाक काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको लगता है ये जोखिम लेने की स्थिति में है, या ऐसे चेहरों को जो पहले से टेस्टेड होके हैं उन पे लगाया जाए, जोखिम ना लिया जाए, 24 के बाद फिर देख लेंगे परिवर्तन करना हो तो? छत्तीसगढ़ में ऐसा हो सकता है मैम क्या?
देखिए, छत्तीसगढ़ थोड़ा अलग है मध्य प्रदेश से। रमन सिंह, जैसा अभी कहा गया, हम लोग ये बहुत चर्चा करते थे कि रमन सिंह गए कहाँ, कहाँ हाँ। गुम हो गए 4 साल। और छत्तीसगढ़ की जनता भी ये सवाल करती थी कि 4 साल बिल्कुल ही कहीं दिखे नहीं। तो उनका जो होल्ड, बहुत ही डिसेंट और जेंटलमैनली पॉलिटिशियन है रमन सिंह, एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ये सब है उनके बारे में, डिसेंट है। लेकिन उनका जो, जैसे कि शिवराज चौहान की फॉलोइंग है अमंग्स विमेन, ट्राइबल्स, ओबीसी, रमन सिंह की उस तरह से पूरे छत्तीसगढ़, अपने एरिया में है लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं होगी, जो कि नाराज हो जाएगी। तो मुझे लगता है शायद हाईकमान किसी और के लिए ऑप्ट करे, जो कि उनके साथ, जो जैसे कहा गया, हार्ड वर्क, एक्टिव, और जो उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन कर सके लोकसभा इलेक्शंस के लिए। जी, ऑल तो राइट। अरुण साव हो सकते हैं और कोई हो सकते हैं, पर एक वो चेहरा होगा जो कि मतलब जिसकी पकड़ हो। कोई नया ऑब्वियसली। चेहरा, Yes. नॉन अनुभवी चेहरा वो नहीं लाएंगे, मुझे लगता है इस समय। इनफैक्ट चुनाव से पहले भी जो अंदर की खबरें थी वो यही थी कि बीजेपी ने, इंक्लूडिंग रमन सिंह जो पुराने हैं, उसमें बृजभूषण अग्रवाल भी थे, जो पुराने चेहरे हैं, उनको बुलाकर कहा भी था कि आपको टिकट शायद हम नहीं दे पाएंगे, नए चेहरों पर हम लोग दाव लगाना चाह रहे हैं। हालांकि बाद में इसको सुधार किया, सबको टिकट दिया गया। बट ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि रमन सिंह को शायद ना बनाया जाए, बट देखते हैं अब क्या होगा आगे। इससे पहले कि मैं राजस्थान पे आऊं, बहुत दिलचस्प वहां के सीएम फेस को लेकर समीकरण है, लेकिन उससे पहले हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था और वो सीधा ये था कि इस बार क्या बीजेपी आलाकमान चौंकाएगा सीएम फेसेस के नाम पर, या फिर रिपीट किए जाएंगे जो रेगुलर फेसेस हैं। इस पर जनता का क्या कहना है जरा देखिए। और इस बार जनता भी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक और सरप्राइज उनको मिलेगा। 81% जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि हाँ चौंकाएंगे, आलाकमान पक्का चौंकाएगा। मतलब नो शिवराज सिंह चौहान, नो वसुंधरा राजे, नो रमन सिंह, ऐसा ही नाम होगा जो चौंका देगा सबको। इसके पक्ष में लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनका नज़रिया दिख रहा है, जबकि सिर्फ 19% लोग कह रहे हैं कि नहीं चौंकाएंगे नहीं, वही फेसेस होंगे जो हमारे सामने ऑलरेडी हैं या एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और इसी के साथ राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाते हैं पैकेज के जरिए, और फिर उस पर लेंगे हमारे मेहमानों की राय। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार मान ली है और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की चुनावी जीत में इसके दिग्गज नेताओं की खासी भूमिका रही है। हालांकि बीजेपी ने किसी को भी सीएम चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए अब ये सवाल काफी अहम हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो आला कमान की पसंद नहीं है। वसुंधरा राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को दोबारा सीएम बनाया जाएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच खबर है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। इसके बाद से ये चर्चा है कि अगला सीएम शेखावत और बालकनाथ में से कोई एक हो सकता है। बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान का सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक नाम इसमें छूट गया हमारी रिपोर्ट में भी, और जिस पर गाये बगाए चर्चा हो रही है अक्कू सर, वो है अश्विनी वैष्णव का नाम। कुछ मैं ये भी सुन रहा हूँ कि उनको भी बनाया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है सर राजस्थान में? देखिए, अश्विनी वैष्णव का नाम तो मुझे लगता है कि ये 3-4 महीने पहले एक ड्रॉप किया गया था। अच्छा। और अश्विनी वैष्णव फिर उसके बाद वहाँ मीटिंग में भी गए एक आध, लेकिन आज की जो जातिगत समीकरण है उसमें अश्विनी वैष्णव कहीं फिट नहीं होते हैं। तो वो अपर कास्ट वाली राजनीति में हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं उसकी संभावना ज़्यादा है। हाँ, वसुंधरा राजे का ओवर एक्टिविटीज्म जो है मुझे थोड़ा खल रहा है और वो उनको जो है थोड़ा पीछे भी कर सकता है। वसुंधरा राजे कल तक का जो मेरा आकलन था वो ये था कि एक ऑब्वियस चॉइस हो सकती है और ख़ास तौर से 1-1.5-2 साल के लिए हो सकती हैं, 24 के चुनाव के मद्देनज़र हो सकती हैं। लेकिन अब वो जिस तरीके से ओवर
एक्टिविज्म उनकी हुई, रात में भी खाने पर कुछ लोगों को, विधायकों को बुला लिया और वो अपने गुट को प्रदर्शित करना चाहती हैं। तो वो कहने को कुछ भी कहें, नहीं साहब नए लोगों को बुलाया, पुराने को नहीं बुलाया वगैरह वगैरह, लेकिन ये बीजेपी है, ये इसे पसंद नहीं करती है, ये मुझे अंदाज़ा है। अब रही बात बालकनाथ की, तो बालकनाथ भी मुझे बहुत उपयुक्त नहीं लगते। उपयुक्त इसलिए नहीं लगते, जो बालकनाथ मतलब योगी बनने के लिए आपको 5 बार लोकसभा में जाना पड़ता है, तो बालकनाथ में वो अभी नहीं है। और जो उनके भाषण, जो परिपक्वता कहीं नहीं दिखी और ना ही उसमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। उसको लगता है कि एक और योगी बैठा दे तो उससे क्या होगा, पार्टी की इमेज भी खराब होगी, मेरा ये पर्सनली मानना है। होता कौन है, हाँ एक मेघवाल को लेकर के जरूर मुझे लगता है कि पार्टी दांव खेल सकती है और उसके पीछे अपने कारण हैं, उनकी जाति का कारण है, उनके वो पार्टी के साथ चलना जानते हैं, तेजी भी है उनमें और सबको साथ लेकर के चल भी सकते हैं। तो अगर 1.5 साल के लिए वसुंधरा को नहीं बनाया जाता है तो मेघवाल एक ऑब्वियस चॉइस होंगे। ऑलराइट, मेघवाल आपके लिए लगता है कि ये फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं। नीरजा मैम, बालकनाथ का जो नाम उभर कर आया राजस्थान से, बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारा कंपैरिजन का चल रहा है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस बालकनाथ, बट प्रॉब्लम उसमें एक जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ऑब्वियस चॉइस नहीं थे। कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपना दावा पेश किया, मजबूर किया कि मैं ही रहूंगा, वरना सेंटर ने तो किसी और को भेज दिया था। बालकनाथ क्या वाकई में चॉइस हो सकते हैं? मैं क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चकल्लस इसी की हो रही है। हाँ, ये ऑब्वियसली एक प्रेशर तो माउंट हो रहा है उनके लिए, ग्रुप भी है। पर क्या हाईकमांड ये करेगा, मुझे मालूम नहीं, कि मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कैंडिडेट गजेंद्र शेखावत हैं जो फ्रंट रनर हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी मुझे लगता नहीं हाईकमांड एक्सेप्ट करेगा। और अगर नहीं बनाते तो उनके ऑप्शंस क्या है? क्या वो पार्टी तोड़ देंगी, नई पार्टी बनाएंगी? इस समय क्या मिलेगा उन्हें? तो मुझे नहीं, रिवोल्ट करेंगी अंदर खाने, मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ कदम करेंगी। लोकसभा इलेक्शन तक तो मुझे लगता नहीं कुछ करेंगी वो। तो हो सकता है उन्हें नहीं बनाए, क्योंकि एक मनमुटाव तो रहा है। लेकिन ये भी सही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया 5 साल पावर में ना रह के हाईकमांड का डिसप्लेजर होते हुए भी वो अपना एक मजबूती से उनका होल्ड है, एमएलए के बीच में भी है, प्रदेश के बीच में भी है। लेकिन अब तो चुनाव जीत लिया ना मजबूती से। अगर मान लो सीटें भाजपा की 95 से 100 आती और इंडिपेंडेंस की जरूरत होती, तब वसुंधरा राजे सिंधिया की इम्पोर्टेंस वहां आती और हो सकता है वन भी जाती, क्योंकि अशोक गहलोत के बैक इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, बहुत लोग उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन आज स्थिति एकदम अलग है, क्लियर मैंडेट है, उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है। तो मुझे मतलब आई बी वेरी सरप्राइज अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाते हैं। आई थिंक मोर चांसेस गजेंद्र शेखावत के हैं। ऑलराइट, तो मैं जरा फटाफट से तीनों राज्यों में जो हमारी मेहमानों के साथ चर्चा हुई है उनका अगर एक टेक ले लें, तो मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही रिटेन होंगे, जो हमारी चर्चा में फिलहाल हम लोग समझ पाए हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अरुण साव का नाम हमें लगता है कि चर्चा के बाद आया है। रमन सिंह शायद नहीं आएंगे। और राजस्थान में 2 चॉइसेस आई हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि नीरजा मैम बता रही हैं, और अर्जुन मेघवाल जो कि अकू सर ने बताया, ये होंगे। और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो बालकनाथ जी का नाम चल रहा है। तो कुल मिला के देखते हैं कि कौन बनेगा सीएम। और बीजेपी यही करती है, मतलब जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, रिजल्ट्स कैसे भी हों, एक टाइम लेती है और तब तक चुनावी चकल्लस चलती हैं, चर्चाएं चलती हैं, और जब नाम सामने आता है तो फिर सब स्थिति साफ हो जाती है और किसी को हवा भी नहीं लगती कि ये नाम था। आपको सर कुछ कह रहे हैं क्विकली? मैं बहुत छोटा था, चकल्लस आपने इस्तेमाल किया तो मैं भी एक चकल्लस कर ही लूं। नीरजा मैम आ रहा हूं बस। हाँ जी, ये जितने बाप अकू सर कंटिन्यू, ये जितने बुजुर्ग नुमा, बाप नुमा लोग हैं ना, या माँ नुमा लोग हैं, इन सबको अपने बच्चों की भी चिंता है।
तो होगी आज तक में। अब वो चाहे वो रमन सिंह हो, वसुंधरा हो, शिवराज हो, तो शिवराज को किनारे कर दीजिए। ये इन दोनों मतलब पिता और बाप को अपने बच्चों की भी चिंता होगी, इसलिए कोई ये क्रांति करने की स्थिति में आज की तारीख में कम से कम नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, क्रांति करने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम ये संकट बीजेपी के सामने नहीं। नीरजा मैम, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने आंकड़ा दिखाया था आपके व्यूअर्स की तरफ से। आई थिंक इतना 89% आपके व्यूअर्स कहते हैं कि सरप्राइज होगा। हाँ जी। और बिल्कुल ठीक है, तो होगा ओके सरप्राइज। ओके, तो आप भी व्यूअर्स के साथ हैं तो उसमें आपका वोट भी ऐड कर देते हैं। आपके वोट का बिल्कुल। वेटेज, आपके वोट का वेटेज हालांकि बहुत ज्यादा होगा कि सरप्राइज आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, अब सीएम कौन बनेंगे, और इसके लिए हम बैठे हैं जी बिजनेस पर, ये चर्चा भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अकू सर, वक्त निकाला आपने। नीरजा मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए।